The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. भाजपा का आईटी सेल भले ही राहुल गांधी के 3 फरवरी के भाषण को ट्रोल कर रहा हो, लेकिन सच बात तो यह है कि लोकसभा के नेता विपक्ष का भाषण कई मायनों में आने वाले भविष्य के लिहाज से एक बेहद जरूरी भाषण था। राहुल गांधी ने एआई की बात कही। चाइना का नाम लेने का मकसद उसकी तारीफ करना नहीं था, बल्कि ये सूचित करना था कि अगर हम बदलते दौर के साथ नहीं बदले और वही पुरानी बातों पर झगड़ते रहे तो हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये बस छूट जाएगी। इस मुद्दे के साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सदन के संज्ञान में एक और बात लाई जो कि बेहद चौंकाने वाली थी। नेता विपक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में हिमाचल प्रदेश की जितनी आबादी का वोट बढ़ा है, वाकई में सोचने वाली बात है कि 5 महीनों में 70 लाख नए वोटर आए कहां से। राहुल के भाषण के बाद भाजपा के सांसदों ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही है। लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद हमने राहुल गांधी का एक आक्रामक रूप देखा, जहां वो पीएम मोदी पर अक्सर चैलेंज करते नजर आते। लेकिन 3 फरवरी के उनके भाषण में ना तो वो चैलेंजिंग टोन दिखी और ना ही वो चुनावी आक्रामकता। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि प्रियंका गांधी ने इस भाषण को एक विजनरी भाषण कह दिया? हाँ, शायद राहुल गांधी का यह भाषण हिंदी में होता तो वो और लोगों तक पहुंचता, लेकिन आज हम इस वीडियो में उनके भाषण को हिंदी सबटाइटल के साथ देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। वैसे तो ये हिस्सा राहुल गांधी के भाषण के अंत में था, लेकिन हम इस वीडियो में पहले दिखाएंगे, और वो हिस्सा है महाराष्ट्र में हुए चुनाव का। याद कीजिए, लोकसभा में इंडिया गठबंधन को 48 में से 31 सीटें मिली थी, लेकिन वही विधानसभा में उसी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल ने यह संकेत दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में लगभग 7 मिलियन नए वोटर जोड़े गए थे, जो हिमाचल प्रदेश की पूरी जनसंख्या के बराबर थे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। स्पीकर सर, बिटवीन द लोकसभा इलेक्शन which the India Alliance won and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, सुन रहे हैं, मजबूरी है। आप the most interesting part, सब सुनेंगे, देख नहीं रहे तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। महाराष्ट्र पर आंकड़ों की चर्चा बेहद गंभीर है, इस पर एक अलग शो भी हम करेंगे। बहरहाल,
राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से की। उन्होंने माना कि ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और ना ही भाजपा की एनडीए सरकार देश के युवाओं को रोजगार पर कोई स्पष्ट जवाब दे पाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को रोजगार पैदा करने और बढ़ते सामाजिक तनाव को कम करने के लिए उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा भारत के गिरते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित था। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.3% थी, जो 2024 में घटकर 12.6% रह गई, जो पिछले 60 सालों का न्यूनतम स्तर है। उन्होंने माना कि मेक इन इंडिया एक अच्छी सोच थी, लेकिन इसका ज़मीनी असर नहीं दिखा। राहुल गांधी ने अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन उठाकर भारत की चीन पर निर्भरता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं, लेकिन उनके सभी पार्ट्स चीन से आयात किए जाते हैं, और इसी उदाहरण पर भाजपा आईटी सेल उनको ट्रोल कर रहा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. राहुल गांधी ने आगे डेटा और एआई के संदर्भ में भी ज़रूरी बात रखी। भारत में हम तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी साइट्स का डोमेन अमेरिका में मौजूद होता है। यानी कि जितने भी भारतीय सोशल मीडिया पर जो भी इंफॉर्मेशन देख या पढ़ रहे हैं, वो सब जानकारी अमेरिकी कंपनी के पास डेटा के जरिए पहुंच रही है। चीन के संदर्भ में ऐसा नहीं हो रहा। उनके पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टिकटॉक। तो राहुल गांधी का इस मामले में सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है। हम भारतीयों का डेटा सुरक्षित है, इसकी क्या गारंटी मोदी सरकार ले सकती है? सुनिए राहुल गांधी ने इस संदर्भ में क्या कहा। People talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless, because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data. Neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. राहुल ने अपने भाषण में चीन द्वारा भारतीय सीमा में आक्रमण की बात की और सरकार पर आरोप लगाया कि वह चीन के सीमा पर आक्रमण को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बिल्कुल विपरीत था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ज़मीन नहीं खोई भारत ने।
राहुल ने आगे आरोप लगाया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की नाकामी के कारण देश अब चीन की तकनीक पर निर्भर हो चुका है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को फिर से उठाया और कहा कि यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने तेलंगाना में हाल ही में किए गए जातीय सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की लगभग 90% जनसंख्या दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों से बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि देश की बड़ी कंपनियों में ओबीसी, दलित और आदिवासियों का मालिकाना हक नहीं है, जो आर्थिक विषमताओं को उजागर करता है। आगे राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया स्वतंत्रता पर दिए गए बयान पर भी हमला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का शासन हमेशा संविधान के आधार पर होगा और विपक्ष कभी भी किसी अन्य विचारधारा को देश के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis, in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels, and wind. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों पर आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं है उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का स्टेटमेंट Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।